तमिलनाडु की सियासत इस वक्त अपने चरम पर है। 23 अप्रैल को होने वाली विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले पूरा राज्य चुनावी रंग में डूब चुका है और इस बार मुकाबला पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प और तीखा नजर आ रहा है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने मिशन तमिलनाडु के तहत अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, जिससे साफ संकेत मिल रहा है कि पार्टी अब इस राज्य में सिर्फ मौजूदगी नहीं बल्कि निर्णायक भूमिका की ओर बढ़ना चाहती है। चुनावी रणभूमि में पार्टी के दिग्गज नेता लगातार कैंपिंग कर रहे हैं। बूथ स्तर तक रणनीति को धार दी जा रही है और हर सीट पर जीत का गणित तैयार किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज नरेंद्र मोदी का तमिलनाडु दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। यहां के नागरकोविल उनका रोड शो न सिर्फ कार्यकर्ताओं में जोश भरने वाला है बल्कि ये बीजेपी के शक्ति प्रदर्शन और चुनावी इरादों का बड़ा संदेश भी देगा। माना जा रहा है कि इस दौरे के जरिए पार्टी राज्य में अपने पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। दरअसल तमिलनाडु की राजनीति लंबे समय से क्षेत्रीय दलों के इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन बीजेपी पिछले कुछ वर्षों से इस समीकरण को बदलने की दिशा में लगातार काम कर रही है और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करना हो, नए सामाजिक समीकरण साधना हो या फिर केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना हो, पार्टी हर मोर्चे पर सक्रिय नजर आ रही है। यही वजह कि हर चुनाव के साथ में बीजेपी का वोट शेयर और प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बार पार्टी ने अपनी रणनीति को और ज्यादा आक्रामक और व्यापक बनाया है। मिशन तमिलनाडु के तहत बीजेपी सिर्फ सीटें बढ़ाने पर ही नहीं बल्कि खुद को एक मजबूत विकल्प के तौर पर स्थापित करने की कोशिश में जुटी है। बड़े नेताओं की लगातार रैलियां हो, रोड शो हो या फिर जमीनी स्तर पर कैडर की सक्रियता यह दिखाती है कि पार्टी ने इस चुनाव को बेहद गंभीरता से लिया है और प्रचार अभियान को लगातार बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक दिग्गज आगे बढ़ाते नजर आ रही हैं। 23 को यहां पर मतदान होना है। उससे पहले आज प्रधानमंत्री मोदी भी तमिलनाडु के दौरे पर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों को बताया कि राज्य का विकास किस तरह से बीजेपी अपने शासन में करती है। अन्य राज्यों का उदाहरण भी दिया, साथ ही साथ ये भी बताया कि डबल इंजन की सरकार बनने से कितने फायदे राज्य को होंगे। बीजेपी की तरफ से घोषणा पत्र में भी कई सारे वादे किए गए हैं। घर के हर एक मुखिया को 2000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे, हर परिवार को 10,000 रुपए एक मुश्त वित्तीय अनुदान दिया जाएगा। पोंगल, तमिल पुंथुदु और दीपावली से 3 फ्री सिलेंडर भी दिए जाएंगे। योग्य महिलाओं को ई स्कूटर के लिए 25,000 रुपए की स्कूटी दी जाएगी। जलीकट्टू बैल पालने वालों को 2,000 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा और जलीकट्टू में हिस्सा लेने पर मौत पर 10 लाख की सहायता दी जाएगी। महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए भी सख्त नियम बनाए जाएंगे। ये बीजेपी की तरफ से वादा किया गया और अपराध को लेकर जीरो एफआईआर पंजीकरण प्रणाली शुरू की जाएगी। अपराधियों पर विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से मुकदमा चला है। बसों, स्कूलों और विश्वविद्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे ताकि महिलाओं की सुरक्षा और पुख्ता की जा सके। तो एनडीए की तरफ से जो घोषणा पत्र तमिलनाडु में जारी किया गया है उसमें ये तमाम सारे वादे किए गए हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज रैली को संबोधित करते हुए इन तमाम बातों का जिक्र किया, इन बातों को दोहराया और बताया कि केंद्र सरकार लगातार किस तरह से हर वर्ग के लिए काम कर रही है और अगर राज्य में एनडीए की सरकार बनती है तो राज्य विकास के नए आयाम सेट करेगा। वहीं नए संसद भवन में पवित्र सिंगोल को स्थापित किया, इस बात का भी आज प्रधानमंत्री मोदी जिक्र करते नजर आए मंच से। पार्टी के वोट शेयर की बात कर लेते हैं तो डीएमके सबसे ज्यादा वोट शेयर उसका है 37.70%, लगभग 133 सीटें जीती थी। कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस करीब 4.27% उसका वोट शेयर है, 18 सीटें जीती थी। इसके अलावा एआईएडीएमके की बात करते हैं तो 33.29% वोट शेयर उसका है, लगभग 66 सीटें पिछली बार के विधानसभा चुनाव में जीती थी। बीजेपी का वोट शेयर कम है लेकिन इसका ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, 2.62% वोट शेयर है। 4 सीटें पिछली बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीती थी, लेकिन इस बार बीजेपी की तरफ से जिस तरह की तैयारियां की गई हैं, जिस तरह से हर एक बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारा गया है, लोगों तक बीजेपी का संदेश और केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है, उसकी वजह से बीजेपी का कैडर तो मजबूत हो ही रहा है, साथ ही साथ बीजेपी का जो वोट शेयर का ग्राफ है वो भी बढ़ता नजर आ रहा है। 2024 में वोट शेयर तमिलनाडु की बात की जाए तो 11.24% हो चुका है। कोयम्बटूर के अलावा चेन्नई में भी पकड़ मजबूत हुई है। 2029 में वोट शेयर 3.66% था,
जो कि 2024 में 11.24% हो गया। यानी कि आप समझ सकते हैं कि बीजेपी की तरफ से जो तैयारियां की जा रही हैं, बूथ स्तर से लेके संगठन और कार्यकर्ताओं में जो जोश भरा जा रहा है, उसका असर भी जमीनी स्तर पर दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। वोट शेयर में एक बड़ा उछाल, करीब 11.24% के आसपास वोट शेयर पिछली बार के चुनाव में बीजेपी का रहा था और यह ग्राफ लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। अक्षय हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ। अक्षय, प्रधानमंत्री मोदी हो, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन हो, जेपी नड्डा हो, राजनाथ सिंह हो, लगातार बीजेपी की ये जो तमाम दिग्गज हैं, बड़े चेहरे हैं, वो दक्षिण भारत में यानी कि तमिलनाडु में चुनाव प्रचार अभियान को आगे बढ़ाते नजर आ रहे हैं। बीजेपी वहां पर सबसे बड़ी पार्टी नहीं है, 4 सीटें पिछली बार के विधानसभा चुनाव में जीती थी, लेकिन 2024 में जिसका वोट शेयर था वो करीब 3% से बढ़कर 11% के आसपास पहुंच गया। यानी कि जमीनी स्तर पर जो तैयारियां बीजेपी की तरफ से की जा रही, जो बदलाव किए जा रहे, उसका असर भी देखने को मिल रहा है। और इस बार पूरी ताकत के साथ में बीजेपी तमिलनाडु में चुनाव प्रचार अभियान में जुटी हुई है। इसका असर भी इस बार दिखने वाला है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि धीरेन्द्र, लगातार जो दक्षिण के किले को भेद करने की कोशिश लगातार बीजेपी करती रही है, लेकिन उसको कामयाबी नहीं मिली है। हालांकि वोट परसेंटेज का आपने जिस तरह से जिक्र किया, 11% तक का वोट परसेंटेज बढ़ा था। तमिलनाडु में कोशिश यही है कि इस बार पिछली विधानसभा सीटों की अपेक्षा इस बार सीटों को बढ़ाया जा सके, और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, नितिन नवीन हो, जेपी नड्डा हो, राजनाथ सिंह हो, अमित शाह हो, लगातार तमिलनाडु के दौरे पर रहे। और जिस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। कहा जा सकता है कि आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। अब चुनाव में बहुत कम समय शेष है। ऐसे में बीजेपी ने अब अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है और कहा जा रहा है कि वहां के किले की नाकेबंदी करने के लिए तमाम कवायदें भी की गई हैं। एआईएडीएमके के साथ मिलकर के बीजेपी वहां पर चुनाव लड़ रही है और उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी अपने प्रदर्शन को बेहतर कर सकती है। लेकिन तमिलनाडु और अगर बात करें और उत्तर भारत में बात करें तो जमीन आसमान का फर्क है। कई जो सीटों का समीकरण है वो अलग दृष्टिकोण से वहां पर देखना पड़ता है। बीजेपी ने पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई ब्राह्मण चेहरा वहां पर चुनावी मैदान में नहीं उतारा है। उसका हो सकता है कि खामियाजा भी भुगतना पड़े। हालांकि एक बात तय है कि कम सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। इसके बावजूद बीजेपी को उम्मीद है, बीजेपी शीर्ष नेतृत्व को उम्मीद है कि एआईएडीएमके के साथ वो सरकार बनाने में कामयाब हो पाएंगे। लेकिन एमके स्टालिन और उनका गठबंधन कांग्रेस के साथ निश्चित रूप से अभी 21 पड़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि ये ज़रूर है कि बीजेपी की कवायदें पिछले चुनाव से ज़्यादा बढ़ी हैं और ये बात आप याद रखिए कि जिस तरह से पिछली बार अन्नामलाई को बीजेपी ने वहाँ पर एक बड़ा चेहरे के रूप में प्रस्तुत किया था। तमिलसलाई हो या फिर अन्नामलाई हो, ये चेहरे ऐसे रहे हैं जो कि बीजेपी को वोट बैंक में बढ़ाने में कामयाब रहे थे। लेकिन इस बार बीजेपी ने अन्नामलाई को टिकट भी नहीं दिया है। उसको लेकर के भी वहाँ पर तमाम गतिरोधों का सामना करना पड़ रहा है और खास करके युवा चाहते थे कि अन्नामलाई को एक बार फिर से टिकट देकर के चुनावी मैदान में उतारा जाए, उनके जरिए एक वोट बैंक को साधा जाए, लेकिन वैसा हो नहीं पाया है। युवाओं पर एक बार फोकस और महिलाओं पर फोकस बीजेपी ने जरूर रखा है और उम्मीद यही है कि एक ध्रुवीकरण के जरिए एआईएडीएमके क्योंकि सत्ता से बाहर है और बीजेपी भी वहां पर अभी तक सरकार में नहीं शामिल हो पाई है, लेकिन एआईएडीएमके के साथ उन्होंने सरकार बनाया था। ये माना जा रहा है कि टीएमके और खास करके कांग्रेस का जो गठबंधन है निश्चित रूप से उसकी से फाइट अच्छी होने जा रही है। सरकार किसकी बनेगी वो तो देखना दिलचस्प होगा, लेकिन वोटिंग परसेंटेज पर जरूर ध्यान रहेगा कि इस बार बीजेपी अपने 11% वोट को कितने हद तक बढ़ा पाती है। अगर ऐसा कुछ रहा, अगर 15-16% के आसपास वोटिंग परसेंटेज बीजेपी का गया तो ये मान के चलिए कि बीजेपी कम से कम 15 से 20 सीटों तक हासिल कर सकती है और वो फिर एक बेहतर फैक्टर हो जाएगा कि सरकार में एआईएडीएमके के साथ वो शामिल हो सके। अब देखना दिलचस्प ये रहेगा कि जो प्रधानमंत्री का रोड शो जो होने वाला है कन्याकुमारी में वो किस तरह से अपनी छाप छोड़ता है। हालांकि ये ज़रूर रहा है कि प्रधानमंत्री जब जब तमिलनाडु गए हैं उनको बेहतर रिस्पांस मिला है, चाहे वो अलग अलग जगहों पर रहे हों। ये कहा जा रहा है कि जैसे कर्नाटक में उन्होंने कुछ देर पहले एक मंदिर का उद्घाटन किया और क्योंकि वो कर्नाटक का इलाका तमिलनाडु से सटा हुआ है, ऐसे में उसका इम्पैक्ट भी वहाँ पर तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। जोर आजमाइश ज़रूर जारी है
एआईएडीएमके और बीजेपी की, और साथ ही साथ डीएमके और कांग्रेस गठबंधन की। देखना दिलचस्प यही होगा कि इस बार का जो वोटिंग समीकरण है, वोटिंग परसेंटेज वो किस तरह से बढ़ता है और बीजेपी को किस तरह की कामयाबी मिलती है। लेकिन ये ज़रूर है कि बीजेपी ने अपने तमाम दिग्गजों को वहाँ चुनावी मैदान में झोंका है और प्रधानमंत्री से लेकर के नितिन नवीन, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और अमित शाह लगातार दौरा करते रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आपने देखा होगा कि चुनाव घोषित होने से पहले भी कई बार उन्होंने वहां का दौरा किया और रोड शो किए। साथ ही साथ तमिल और काशी संगमम को लेकर के जिस तरह से सरकार ने कोशिश की है, खास करके बनारस में जिस तरह से आयोजन होते रहे हैं, कोशिश यही है कि काशी और तमिल की जो संस्कृति है, जो साझा संस्कृति है, उसके जरिए भी अपने वोट बैंक को, वोट बेस को बढ़ाया जा सके। और निश्चित रूप से एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए बीजेपी लगातार तमिल और काशी संगमम को वाराणसी में करती रही है। और ये कहा जाता है कि कल्चरल जो रहा है, कल्चरल एक समानता रही है, वो समानता को चुनाव में भी भुनाने की कोशिश की जा सकती है। इम्पैक्ट कितना वहां के मतदाताओं पर पड़ेगा वो देखना दलित बिल्कुल अच्छा है। और देखिए तमिलनाडु में इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी रोड शो भी करते नजर आ रही है। लाइव तस्वीरें हैं तमिलनाडु की, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य रोड शो चल रहा है। अक्षय, आपके पास हम आएंगे तो तस्वीरों में देखकर आप समझ सकते हैं किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर स्थानीय लोगों के द्वारा पुष्प वर्षा की जा रही है, उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है। अच्छी खासी लोगों की भीड़ है, अच्छी खासी तादाद में प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन करने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं। रोड शो के दोनों तरफ अगर देखा जाए तो अच्छी तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं और दक्षिण जैसे राज्य में प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में इतनी संख्या में लोगों का पहुंचना, उनको देखने के लिए पहुंचना, ये काफी कुछ बताता है, कहता है कि किस तरह से भरोसा तमिलनाडु में प्रधानमंत्री मोदी पर बढ़ता जा रहा है, बीजेपी पर बढ़ता जा रहा है। भव्य रोड शो की ये तस्वीरें हैं। अक्षय भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अक्षय, बीजेपी का फोकस इस बात पर भी इस बार तमिलनाडु में है चूंकि 51% के आसपास महिला वोटर्स हैं, यानी कि लगभग पुरुष के बराबर या फिर थोड़ा सा पुरुष वोटर्स से ज्यादा तादाद में महिला वोटर्स हैं। और बीजेपी की तरफ से इस बार जो घोषणा पत्र जारी किया गया है उसमें साफ तौर पर बीजेपी ने महिलाओं के लिए कई बड़े वादे किए, तो उसका कितना असर होगा। साथ ही साथ अभी देखिए कल से संसद का विशेष सत्र भी शुरू होने जा रहा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं से बातें की, महिलाओं को सशक्त करने को लेकर जो उनकी तरफ से कहा गया, उसका कितना असर देखने को मिलेगा अक्षय? और देखिए, चुनाव के समय जो घोषणा होती है धीरेन्द्र, आपने देखा होगा उसका इम्पैक्ट पड़ता भी है और इम्पैक्ट नहीं भी पड़ता है। विपक्ष इसी को मुद्दा बनाने में लगा हुआ है कि गलत टाइमिंग चूज की गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं को आरक्षण मिले, ये लंबे समय से मांग की जाती रही है। और 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पास कराया गया था। अब उसमें संशोधन किया जा रहा है। ये माना जा रहा है कि संशोधन इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव हैं। और जैसा आपने जिक्र किया कि नारी शक्ति के साथ लगातार प्रधानमंत्री का संवाद, कुछ दिन पहले विज्ञान भवन में भी नारी शक्ति सम्मेलन आयोजित किया गया, वंदन सम्मेलन आयोजित किया गया। उस सम्मेलन के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के लिए तमाम बातें की कि आज वुमेन लेड डेवलपमेंट की जरूरत है। वुमेन सेंट्रिक डेवलपमेंट तो होते रहे हैं, लेकिन वुमेन लेड डेवलपमेंट अगर जब तक नहीं होगा तब तक हमारा समाज, हमारा देश उतनी तरक्की नहीं कर पाएगा जितनी जरूरत है। आज के जबकि आधुनिक समय में महिलाओं की सशक्तिकरण लगातार हो रहा है, महिलाओं के भागीदारी जो है उसको और सुनिश्चित करने के लिए ये माना जा रहा है कि 3 दिन तक सदन विशेष सत्र बुलाया गया है। उसमें निश्चित रूप से जो संशोधन है वो संशोधन होंगे, लेकिन विपक्ष का ये आरोप है कि गलत समय पर, जबकि चुनाव चल रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन अब क्योंकि सदन बुला लिया गया है, निश्चित रूप से उस पर चर्चा होगी और ये माना जा रहा है कि चुनाव में जब ऐसी घोषणा होती है तो उसका असर पड़ता है। अब तमिलनाडु के इलेक्शन में या पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में इसका कितना असर होगा धीरेन्द्र, ये देखना जरूर दिलचस्प रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश जरूर बीजेपी की तरफ से की गई है। दूसरी तरफ तमिलनाडु का जो है एक शिक्षित इलाका माना जाता है, वो दक्षिण का एक तरफ से भेद किला बीजेपी के लिए रहा है। अगर वहाँ पर बीजेपी को बेहतर कामयाबी मिलती है तो उसका मतलब है कि केरल, हालांकि चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन उसका असर
बाद में देखने को मिल सकता है, तमिलनाडु में देखने को मिल सकता है। आंध्र प्रदेश निश्चित रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आंध्र प्रदेश में सरकार बन चुकी है, कर्नाटका में बीजेपी की सरकार बन चुकी है। इसके अलावा केरल अभी अछूता रहा है और तमिलनाडु अछूता रहा है। लेकिन दक्षिण भारत के ये दोनों राज्यों में अगर बीजेपी का वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है और महिला सशक्तिकरण का ये जो मास्टर कार्ड है अगर काम कर जाता है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में बीजेपी को फायदा होगा। ठीक है अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो ये रोड शो की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का भव्य रोड शो इस वक्त तमिलनाडु में नागरकोइल में, जहां पर भारी संख्या में लोगों का जन समर्थन भी देखने को मिल रहा है। बढ़ते आगे, नोएडा में शांति मिशन लक्ष्मी सिंह का सख्त एक्शन। फैक्ट्री कर्मचारियों के उग्र प्रदर्शन को लक्ष्मी सिंह ने सूझबूझ से किया शांत।